नहीं तो आगे चीज़ें चलती गई, बलूचिस्तान सिटी भी इन्वॉल्व हुई, उसको भी हमने ऑन बोर्ड ले लिया। तो एक ये मुश्तरका कार्रवाई हुई, हमें इसका इन्फॉर्मेशन जो मिली आगे चल के कि जी दहशतगर्द जो हैं उनको थोड़ी आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और उनका ताल्लुक भी दहशतगर्द तंजीम से पता चला। जो इन्फॉर्मेशन मिली, एमल उर्फ हमज़ा, ये भी बलूचिस्तान का रहने वाला, अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं तो पशीन का। दूसरे नंबर पे जो अब्दुल्ला उर्फ मामून उर्फ समीउल्लाह, ये कोयटा का सबर्ब्स का। फिर हमने कार्रवाई स्टार्ट की। आइडेंटिफाई करने के बाद लोकेशन इनकी आइडेंटिफाई हो गई। टीम ने हमने मूव करना शुरू किया। रात के पिछले पहर ऑन ग्राउंड हमारी टीम आ गई, हमने रेकी स्टार्ट की। और मैं आपको ये बताऊं कि ये शेयरिंग का विद इन द एजेंसीज एंड इंटर प्रोविंशियल, जिसमें सीटीडी बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके अंदर ये शायद मेरे ख्याल में पहला होगा ऑपरेशन हमारा जिसमें हम तमाम सीटीडी बलूचिस्तान, सीटीडी जिंद, ज़ाहिरी बात है हसास इदारे, हम ऑनलाइन थे, एक पेज पे थे और विजुअल कांटेक्ट में थे। सब हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे थे, जो चीज़ जहाँ से रिक्वायर्ड थी, जो जिसको मिल रही थी, वो हमें उस वक्त बता रहे थे। और हमने सिंध की सीनियर कमांड, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुलाम नबी मेमन साहब, एडिशनल आईजी सीटीडी इमरान याकूब बिनाज साहब, बाकी तो हम लोग थे ही सारे, सब हम विजुअल कांटेक्ट में भी थे। बहुत सी जगहों पे विजुअल चीज़ें भेजी गई जिस पर डिसीजन इमीडिएटली लिए गए कि क्या करना है, कैसे करना है। ऑपरेशनल कमांड सिंध के सीटीडी के अच्छे अफसर हैं, राजा उमर खिताब, वो कर रहे थे। इन्होंने ऑपरेशनल लीड किया पूरी टीम को। बाकायदा स्ट्राइक टीम्स बनाई गई, बैकअप टीम्स बनाई गई, स्नाइपर टीम्स बनाई गई। उसके बाद हम अंदर घुसे। जब हम अंदर घुस रहे थे, मैं आपको बता दूँ कि हमको ये मालूम था ये जो टेररिस्ट हैं ये सरेंडर नहीं करेंगे, ये हमसे लड़ेंगे आखिर तक। हमारा इसमें दो टास्क थे, एक तो कोई कैजुअलिटीज़ ना हो, लोगों की भी हमारी भी, क्योंकि ये घर जो कच्ची आबादी में था मिले जुले घर थे, अगर आपने देखे होंगे वहाँ पे। दूसरा, हमने इनको जिंदा गिरफ्तार करके ताकि इनसे हम चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट कर सकें कि जी क्या इन्होंने, हमारी कार्रवाइयाँ सामने आई थी लेकिन कैसे की गई। उसमें मेन लोग तो हम लोगों को मालूम है, छोटे छोटे लोग चीज़ें कहाँ से हैं क्या है, हमें बहुत सी लीड मिल जाती। तो हमारा कोशिश ये थी। इसलिए आपने देखा कि जब हमने बैंक किया अंदर एपीसी के साथ, तो उसमें हमारी कैजुअलिटीज़ भी हुई, 4 जवान हमारे ज़ख्मी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ाइन है, शुक्र है। 1-2 सीरियस थे, 2 नॉर्मल ज़ख्मी थे, लेकिन अल्लाह ने बहुत करम किया, रब ने मदद की है कि जी एक ऑपरेशन रात को 1 बजे तक चलता रहा है। काफ़ी लंबा ऑपरेशन था। अभी वो बाहर है, ख़तरे से बाहर है, लेकिन बहरहाल वो डेंजर में तो है ही है। इसमें ये 2 दहशतगर्द मारे गए। जो ऑपरेशनल साइड है, ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये दहशतगर्द किन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, क्या क्या था, बलूचिस्तान में क्या कार्रवाइयाँ की थी, वो मैं राजा उमर खिताब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको ये बताएंगे कि जी ये कैसे ये आगे चला था। ऑपरेशन की भी थोड़ी डिटेल आपको बताएंगे, क्योंकि ये ग्राउंड पे फील्ड में खड़े हुए थे, कैसे हुआ था, इन्होंने कैसे गोलियां फेस की, कैसे वो हैंड ग्रेनेड फेंका गया, क्या हुआ सारा। राजा साहब बताएं थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर आगे करूँ। बच्ची ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादातर तो डीआई साहब ने आपको ब्रीफ कर दिया है। ये बहुत ही कम टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन मिली और बहुत ही कम टाइम के अंदर इसको करना ज़रूरी था। ये हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी ये सीटीडी बलूचिस्तान से मिली तकरीबन रात को कोई 12 बजे के आसपास, कल रात को। अब जो नौयत थी केस की वो इतनी हसासियत थी उसके अंदर कि अगर ये ऑपरेशन कल रात को ही ना होता तो मुल्ज़मान जो हैं सुबह यहाँ नहीं मौजूद होते। ये कराची में पिछले कोई 2 से 4 महीने से यहाँ रह रहे थे, लेकिन जिस घर में रात को ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर ये सिर्फ 3 दिन पहले पहुँचे थे। ये जो दोनों दहशतगर्द हैं, ये इनका तल्लुक जो है ये एक इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम ISKP से था। ये जब इतला मिली हमें तो उसके बाद क्योंकि घर का पिक्चर थी, हमने इसको लाइव ऑपरेशन किया। ये फर्स्ट टाइम था कि तमाम लोग जो थे वो ऑन बोर्ड थे। और रात को इससे पहले हमने रेकी की, चीज़ें कन्फर्म हुई तो आबादी को देखने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर अगर इनकाउंटर हुआ तो नुकसान हो सकता है पब्लिक का। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी किसी भी बंदे को जिसका इससे ताल्लुक़ नहीं था तंजीम से, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। जैसे ही हमने ऑपरेशन प्लान किया तो अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो उसके लिए हमने अपनी बख्तरबंद गाड़ी को इस्तेमाल किया। इसी दौरान मुल्ज़मान जो थे वो, क्योंकि रात को सोते नहीं थे, वो जाग रहे थे, उन्होंने अंदर पोजीशन ले ली।
APC ने जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए और हमारी जो दूसरी पैदल पार्टियां थी उन्होंने हालांकि जैकेट हेलमेट सब पहना हुआ था, उसके बावजूद जैसे उन्होंने एंट्री दिया तो वो आगे तैयार बैठे थे, उन्होंने फायरिंग की जिससे हमारे जवान ज़ख्मी हुए। और हमने इसका बैकअप भी रखा था, हमने छतों पे भी नफरी लगा रखी थी। तो ये फिर सिलसिला चलता रहा, तो ज़ाहिर है एक ऑपरेशन था। नफ़ी को शाबाश मैं इसलिए देता हूँ कि किसी ने भी कोई अपनी जगह नहीं छोड़ी, इसके बावजूद कि उसने ग्रेनेड भी फेंका था जिससे हमारा और उनका किसी का नुकसान नहीं हुआ। हमारी जवाबी कार्रवाई में जब हमारे जवान ज़ख्मी हुआ तो उसके बाद वो दोनों जो है पिछले कमरे में चले गए और पीछे से एक ने फ़रार होने की कोशिश की, जो छत के रास्ते से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। जब वो छत पे पहुंचा तो आगे हमारी टीम और हमारे कुछ लोग थे जो उन्होंने कवर किया हुआ था, तो उसमें से एक के साथ उसकी गुत्तम गुत्ता होगी, दोनों ने एक दूसरे पर फायर किया। इसी दौरान हमारे जवान इरफान, उसको 2 गोलियां लगी जो कि शदीद होकर ज़ख्मी होकर गिर गए। लेकिन ये ML जो इसके गैंग का सरबराह था ये वही था, लेकिन जब वो थोड़ा आगे चला तो पीछे जो हमारी बैकअप टीम थी उसने शानदार काम किया और उन्होंने उसको फायर करके मार दिया मौके पे। अब घर के अंदर एक ही रह गया जो बाहर नहीं निकल रहा था, उसके लिए हमने स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस के शेल भी काफ़ी मारे। दोबारा एंट्री की कोशिश की तो फिर हमारे 2 जवान जो इस तरह ज़ख्मी हुए, यानी टोटल हमारे 4 जवान ज़ख्मी हुए हैं। आखिर में जो अंदर मौजूद था उसको जब गैस और बाकी चीज़ों का जब सामना करना पड़ा तो उसने मूवमेंट चेंज की। मूवमेंट चेंज के दौरान वो फिर हमारी फायरिंग से वो भी हलाक हो गया। घर के अंदर खदशा था कि इधर एक्सप्लोजिव वगैरह लगा हुआ होगा, लिहाजा हमने BDS की टीम को बुला के पहले घर के सर्च करवा के क्लियर करके जब घर में तलाशी लिए तो घर के अंदर से उनसे हमें खुद के जैकेट, ग्रेनेड्स, पिस्टल, बॉल बेयरिंग और ये मैग्नेट होता है जिससे जो गाड़ी के ऊपर ID लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो बाकी जो सामान होता है ID में इस्तेमाल में वो मिला है। अब ये मुल्ज़मान की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी से लगा लें। ये पहले इनका तलक TTP से था और कुछ अरसे से ये दोबारा जो है ना ये दाइश जिसको हम कहते हैं उसमें ये शामिल हो गए थे। वो कराची में ये इसलिए आए थे कि यहाँ इन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाई करनी थी और जब इनकी चीज़ें हमने जो रिकवर की हैं उससे जो अंदाज़ा लगाया है, असेसमेंट जो है उससे लगता ही है कि 12 रबीउल अव्वल इनका मेन टारगेट था। इसके अलावा एक लिस्ट मिली है जिसमें इनके मजहबी सियासी कुछ लीडरान के नाम हैं जिनको इन्होंने टारगेट करना था। इन्होंने सरीना होटल में जो खुदकश धमाका हुआ था ये उसका मास्टरमाइंड था अमल। उसके अलावा DIG साहब जो बलूचिस्तान में थे, उनका नाम क्या था, हामिद शकील साहब, उनकी शहादत में खुदकश हमले में थे। उसके अलावा आर्मी के ट्रक, FC के ट्रक और ये बलूचिस्तान उसके जो ट्रक हैं, पुलिस के ट्रक, इन सब पे इनके हमले किए हुए थे और ये वहाँ मोस्ट वांटेड थे। इनके बाकी साथी जो है ना काफ़ी कुछ अफ़गानिस्तान में कुछ बलूचिस्तान में मारे जा चुके हैं। ये इस गिरोह का सबसे अहम और सबसे आखिरी रुकन थे दोनों जो कल मारे गए हैं। ये इनकी तफसीलात थी ऑपरेशन की, इसके लिए कोई सवाल होता पूछ सकते हैं। किसी ने कोई सवाल करना हो तो जी। देखें ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी वो तो एक कन्फर्म इन्फॉर्मेशन ये थी कि यानी आप अंदाज़ा लगाएं रात 12 बजे हुआ है और तकरीबन 3.5 घंटे हमने ऑपरेशन किया और सुबह तक तकरीबन सारा काम करना पड़ा हमें। तो इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन 100% कन्फर्म थी। बाकी इनके साथी जो थे उनके बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर मिली हमें, लेकिन उनको ये कन्फर्म करना कि वो कराची में मौजूद हैं इसके बारे में भी कबल वक्त हो जाएगा। आया आपकी बात? जी जी, खातून का इसमें कोई रोल नहीं था। बेसिकली जब हमने शेल मारे, क्योंकि बिल्कुल जुड़ी हुई आबादी है, एक बिल्डिंग में राइट लेफ्ट ऊपर नीचे घर हैं एक ही प्लॉट के, तो जब शेल लगे हैं तो वो खातून जो है ना अपने घर से निकल गए। शुक्र अल्लाह का कि उसको किसी ने मुलजिम नहीं समझा। हम ये समझे शायद शुरू में कि शायद ये उनके साथी है, लिहाजा हम लोगों ने उनसे दूर फासला रखा, उनसे बातचीत करते रहे क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती थी। वहाँ सारी आबादी उनसी है, वो एक पख्तून आबादी है। तो जब हमें समझ में आ गई कि ये इनका ऐसे कोई वास्ता नहीं, तो फिर हमने उनको साइड पे किया और निकल के उनका दहशतगर्द कोई वास्ता नहीं था। हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले ये TTP में थे, अब ये ISKP इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, उससे इनका ताल्लुक था। देखें जो कंफर्म है हमें वो तो है 2 महीने से, लेकिन जो बाकी चीज़ें हम उनकी देखते हैं उससे लगता है कि गुज़िश्ता कोई 4-1 माह से, क्योंकि बलूचिस्तान में इनके खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ था जिससे ये निकले वहाँ से। अब कराची आके जो इन्होंने कार्रवाइयाँ करनी थी वो यानी ये कंफर्म मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूँ आपको कि 12 रबीउल अव्वल इनका टारगेट था और कुछ अहम शख्सियात सियासी मजहबी सियासी शख्सियात। इसमें ये मैंने कहा ना आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे इनके कुछ और साथी हो सकते हैं, लेकिन मौके से और अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा कंफर्म नहीं हो रहा कि कहीं लगे कि उनके कराची मौजूद हैं। इसके बारे में कोई चीज़ अभी हतमी नहीं है। हाँ वो बिल्कुल ठीक। देखें आप सही कह रहे हैं, ये 2 बंदे हैं, ठीक है, एक का वास्ता एक से था, लेकिन दोनों जो सुने मोटिवेट हुए तकवा से जो मारा गया है पहले,
जो बलूचिस्तान में, ये उसकी तंजीम, ये 2021 के लास्ट मंथ में इन्होंने ये ज्वाइन किया है जी। इस सरगर्म होने की बकायदा तस्दीक हो गई है। और ये बताइए कि क्या दाइश सिंध में किस हद तक मुताबिक है या पाकिस्तान भर में इनके हवाले से क्या? देखिए, पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि सिंध में तो दाइश आपको पता ही है कब ख़त्म हुई थी, कब यहाँ एक ही केस था उनका जो सफूरा वाला था, उसके बाद दाइश की कोई एक्टिविटी कराची में नहीं थी। इनको भी दाइश में अगर हम शामिल करें तो ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और उनका बॉर्डर मिलता है, तो इनका आना जाना वहाँ लगा रहता है, दोनों तरफ जा सकते हैं। लेकिन इनकी मौजूदगी पाकिस्तान के इलाकों में कोई एज ए ऑर्गेनाइजेशन कहें जिस तरह अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। मैंने आपको कहा ना, अभी 24 घंटे इस काम को हुए हैं, तो अभी हमसे जो चीज़ें हमें मिल रही है ना, ज़ाहिर उन्होंने, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो भाग रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनको इतना होश था कि उन्होंने अपने मोबाइल डिस्ट्रॉय किए हैं, जिसके अंदर से बहुत सी चीज़ें मिल सकती थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको फौरन कराएं। देखिए, 2015 तक की जो सूरत हाल थी, इंशाल्लाह वो दोबारा कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस वजह कि जो हमारा ज़रब अज़ब हुआ, जब वज़ीरिस्तान शुमाली वज़ीरिस्तान को क्लियर किया, तो वो जो उनकी हाइड आउट यहाँ के वहाँ से वो ख़त्म हुए, वो सूरत में नहीं हो सकता। लेकिन कराची एक इतना बड़ा शहर है कि कोई भी, अब जिसने इसको घर दिया है उसको तो नहीं मालूम था कौन है ये, उसको तो जिस स्टेट एजेंसी वाले लेके दी उसको भी नहीं मालूम था कौन है ये। तो इसलिए ये चीज़ें कहना कि कौन कहाँ मौजूद होगा, ये कोई साइंस नहीं है इसकी जो पकड़ सकते हैं। कराची ब्लास्ट में जो कराची यूनिवर्सिटी का ब्लास्ट है, वो तो अब सबको डिस्क्लोज हो चुका है केस, उसमें हाँ उसमें इंशाल्लाह डेवलपमेंट है। देखिए, आप कह रहे हैं मजहबी दहशतगर्द और दूसरा BLA या वहाँ की जो BSN के लोग हैं उनका आपस में कोई लिंक है, तो विद इन पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन एज ए कम्युनिटी हो सकता है, एज ए मतलब अगर ये थे बलोच पश्तून थे तो वो बलोच हो सकते हैं, तो इस तरह का कोई लिंक हो तो हो, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन मेरे रिकॉर्ड पे कोई नहीं है, किसी जगह पे हो तो मुझे नहीं मालूम। कराची के कुछ रास्ते जो बलूचिस्तान से कराची आते थे वो बंद कर दिए गए थे, ये खदशात थे कि जहाँ दहशतगर्द आ सकते हैं, वो रास्ते बंद होने के बावजूद दहशतगर्द आ रहे हैं। बॉर्डर की सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर इनका ये पाकिस्तान के बॉर्डर की बात कर रहे हैं आप? जी, बलूचिस्तान और कराची। देखिए, बात ये सीधी सी कि कौन पहचान सकता है कि कौन दहशतगर्द है, कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी? ये तो इंटेलिजेंस का काम होता है, बहुत मेहनत करते हैं, इतने लोगों में से किसी एक बंदे को तलाश करना मुमकिन नहीं है। अगर बॉर्डर के आप सूबे को तो सूबे से सील नहीं कर सकते। अब ये कहें जी एक्सप्लोजिव कैसे आ गया, तो इतने बड़े बड़े सामान के अंदर अगर 10 किलो एक्सप्लोजिव आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी होता है। तो ये एक मैं समझता हूँ समझने की ज़रूरत है कि दहशतगर्द आ रहा है या जा रहा है, वो इंटेलिजेंस के बगैर नहीं पकड़ा जा सकता। देखिए, इनका पहले भी कराची में कोई नेटवर्क नहीं था, ये कराची में नेटवर्क बनाने आए थे, कराची में तबाह करने आए थे, नुकसान करने आए थे। अल्लाह ने किया कि ये तबाह हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कराची के हवाले से ये खौफ मौजूद है कि वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना वो इनको पकड़ लेती हैं या इनको इंजाम तक पहुँचा देती हैं। थैंक यू वेरी मच जी। ये 2 माह से कराची में मुकीम है, जबकि पुलिस की तरफ से जो है ये अहकाम जारी किए गए थे कि जो भी किराया रखेगा उसका एक किरायानामा प्लस एफिडेविट थाने में जमा कराएगा वेरिफिकेशन के लिए, ताकि ऐसे दहशतगर्दी की सरगर्मियां ना अमल में आ सकें। तो उसके लिए आपने फिर कोई कार्रवाई की, मालूम किया है, मालूम करने कोई ना कोई? हाँ, इसके लिए बात ये है कि ये बिल्कुल पॉलिसी भी है और ये लॉ भी है इसका, लेकिन जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पर कितना शऊर है उन लोगों को कि वो जाके अपना जो जिसका वो फ़ायदा दहशत भी उठाते हैं। ये मालिक मकान जो है इसने इस हद तक तो ज़रूर किया था कि बनवाया था, अभी साइंशन हो गए 3 दिन तो उनको हुए थे, अभी वो कार्रवाई पुलिस की हुई नहीं थी, जबकि होना ही चाहिए कि जब भी किराया देते स्टेट एजेंसी का जो बंदा जिम्मेदार हो तो जाके थाने में पहले एंट्री कराए बाद में कब्जा दे, लेकिन इस तरह हो नहीं रहा है। उसका बताने से हो सकता है उसकी सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचे, इसलिए हम चाहेंगे उसका नाम डिस्क्लोज ना करें।